हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा है ग्रुप 5 के रिजल्ट पे। सर, ग्रुप 5 2024 में एग्जाम हुआ था। ग्रुप 5 का 2024 में एग्जाम हुआ था और 2025 में इसका रिजल्ट आउट हुआ है सर अप्रैल में 29 अप्रैल को। ठीक, वैकेंसी भी 2024 में ही आई थी। रिजल्ट आउट हुआ, हमने नोटिफिकेशन भी जारी किया था, टेलीग्राम चैनल एज वेल एज यूट्यूब चैनल पर भी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। आप सबने रिजल्ट भी देख लिया होगा। कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनको बहुत बहुत बधाई। कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके साथ हमारी सहानुभूति संवेदनाएं हैं। जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ है, हम सबसे ज्यादा बात उन्हीं पर करेंगे, क्योंकि जो हम जैसे लाखों टीचर्स जो काम कर रहे हैं इस ओपन प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप यूट्यूब पर मान लें या अपने खुद के लर्निंग ऐप पे, वे सभी टीचर्स की एकमात्र मकसद होता है, उनका एकमात्र मोटिव होता है कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए उनको सिलेक्शन देना चाहिए या उनका सिलेक्शन होना चाहिए। हमारा मेन गोल ही वही है। तो जो सिलेक्ट हो गए हैं वो तो हमारे प्यारे बच्चे चले गए हमसे दूर, क्योंकि अब हमारे पास वो है नहीं। जो सिलेक्शन नहीं हुए उनको कैसे उनके पास पहुंचाया जाए, जो सिलेक्ट हो गए है ना, उनका उन तक उनको भी पहुंचाना है। तो हम डिस्कशन उस पर बहुत ज्यादा करेंगे इस वीडियो में कि आप अगले एग्जाम के लिए सिलेक्ट कैसे होंगे, उस पर बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिजल्ट पे, क्योंकि रिजल्ट सबने देख लिया था। अब मैं वेबसाइट पर जा करके कि ऐसे रिजल्ट देखे वो सब समझाने वाला हूं नहीं। रिजल्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को ये है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ समझ में नहीं आ रहा है। सर, ये हुआ कैसे? एक्चुअल में जो रिजल्ट अभी आउट हुआ है वो हुआ है परसेंटाइल पे। किस चीज पे हुआ है सर? रिजल्ट जो आउट हुआ है वो हुआ है परसेंटाइल पे। परसेंटाइल पे, ठीक है। और हमें जो मार्क्स आया था वो हमें मार्क्स टोटल दिखाया गया था कि जैसे किसी का मार्क्स आया है 62 या किसी का 66 या किसी का 72, इस प्रकार से मार्क्स आए थे। तो अब हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि परसेंटाइल पे कैसे कट ऑफ जारी हुआ और हमें क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। जैसे हमारा भी 62 नंबर था, किसी और का भी 62 था, उसका हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो इन सभी चीजों पे थोड़ा सा मैं पहले बात करूंगा। पहले इन्हीं चीजों को आपको क्लियरिफाई करूंगा। देखिए, यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ना दो चीजें होता है। एक होता है परसेंट, एक होता है परसेंट और दूसरा होता है परसेंटाइल। ठीक है सर। परसेंट तो बहुत ही क्लियर कट फंडा है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने 100 नंबर का एग्जाम हुआ था, अभी हमारा ग्रुप 5 का 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। उसमें से किसी बच्चे को सपोज दैट फॉर एन एग्जांपल 60 मार्क्स आए थे, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स कितना था? 60। तो उसका परसेंट बन गया 60%, यही ना। परसेंट निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। अब जैसे 100 नंबर पर है तब तो बहुत इजिली निकल गया। किसी का एग्जाम हुआ होगा 150 मार्क्स पे, फॉर एन एग्जाम्पल किसी का मार्क्स था 150 या 150 से भी ज्यादा उठा लो। सपोज दैट किसी का एग्जाम हुआ था 500 मार्क्स का, है ना सर? ओके, 500 मार्क्स का एग्जाम और उसमें से ऑप्टेड क्या है सर? टोटल मार्क्स है। और उसमें से उसको ऑप्टेंड हुआ 370 मार्क्स। कितने हुए? 370। तो इसमें से बताओ गुरुजी कितने परसेंट मार्क्स है? इसका निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, कितने परसेंट निकालना है। तो जितना परसेंट जितना आपका ऑप्टेन मार्क्स है उसको ऊपर लिखते हैं, जितना टोटल मार्क्स है उसको नीचे लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि परसेंट 100 में ही होता है। 100% को 100% बोलते हैं। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 सत्ते 35 और 2 बच जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं कहीं गलती तो नहीं कर? ठीक है, 5 सत्ते 35, 2 बच जाएगा। सॉरी, इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। 370 बटे 5, 5 सत्ते 35, 2 बच जाएगा। 35 2 37, पंचों का 20, इसका लगभग आ जाएगा 74%। मतलब इसने मार्क्स कितना लाया था सर? 74%। परसेंट निकालना बहुत ईजी है। जितना हमारा मार्क्स टोटल मार्क्स है उसमें से हम बस डिवाइड करके निकाल लेते हैं। ये है परसेंट। दूसरा आता है परसेंटाइल। परसेंटाइल इज नॉट अ परसेंट।
परसेंटाइल परसेंट नहीं होता है, परसेंटाइल परसेंट से डिफरेंट है। परसेंटाइल को समझाने के लिए एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। परसेंटाइल जो कंपटीशन एग्जाम में रिजल्ट आउट होते हैं वो दो दो बेस पर रिजल्ट आउट किया जाता है, एक परसेंटाइल के बेस पे और एक होता है नॉर्मलाइजेशन के बेस पे। तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो ज्यादा खराब होता है कंपेयर टू परसेंटाइल। परसेंटाइल बेस्ट वे है किसी भी रिजल्ट को आउट करने के लिए। इसमें उन्हीं जस्टिफाइंग स्टूडेंट्स को मिलता है जिनके मार्क्स उसके ऊपर है। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स वाले को भी सिलेक्शन हो जाता था, ज्यादा वाले को नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं होता है। कैसे नहीं होता है उसको भी आप समझ जाओगे। परसेंटाइल फॉर एन एग्जांपल, जैसे 10 बच्चों ने एग्जाम दिया, परसेंटाइल निकालने के लिए 2-3 डेटा आपको होना चाहिए होता है। क्या होना चाहिए होता है? ऑब्टेन्ड परसेंटाइल निकालने के लिए 2-3 डेटा में सबसे पहले अपीयर्ड स्टूडेंट का डेटा होना होता है। अपीयर्ड स्टूडेंट का मतलब है कि कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एन एग्जांपल 10 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, ठीक है। 10 स्टूडेंट को जो एग्जाम में मार्क्स आए थे वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 10 स्टूडेंट ने, एक का आया 99, 98, 95, 94, 90, 88, 85, 83, 74, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक का आया था 65, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 स्टूडेंटों ने एक एग्जाम दिया, किसी एग्जाम में अपीयर्ड हुए, ठीक है। अब इसमें से फॉर एन एग्जांपल जो है किसी स्टूडेंट का मार्क्स आया है 94, ठीक। और टोटल नंबर कितना सर? 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में एक स्टूडेंट है जिसका मार्क्स आया है 94। तो अगर हम परसेंट की बात करेंगे तो उसका परसेंट कितना आएगा सर? 94%। उसको कितना परसेंट मार्क्स आया है? 94%। लेकिन यदि हम परसेंटाइल की बात करेंगे तो परसेंटाइल का एक फॉर्मूला होता है। परसेंटाइल इज इक्वल टू होता है हमारा प्लस हमारे से नीचे डिवाइडेड बाय अपीयर्ड स्टूडेंट इनटू 100। ये होता है इसका फॉर्मूला। हमारा एक और हमारे से नीचे, जैसे हम सपोज दैट हमारा 94 परसेंटाइल आया है, तो एक आया 94 परसेंटाइल हमारा हो गया, एक हो गए हम। हमारे से नीचे कितने हैं? तो ये इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 हमारे से नीचे हैं और एक हम हैं। 1 + 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑब्टेन्ड अपीयर्ड स्टूडेंट, कितने अपीयर्ड स्टूडेंट है टोटल सर? 10 है, इंटू 100 कितना हो जाएगा? 6 और 1 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 10 7 70 परसेंटाइल। अब यहां पर जरा ध्यान से बात सुनना। परसेंट जो था इसका 94% मार्क्स आया था, लेकिन अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल उसका 70 परसेंटाइल है। अब 70 परसेंटाइल क्या इंडिकेट करता है सर? 70 परसेंटाइल ये इंडिकेट करता है कि जितने 70 परसेंटाइल हमारा यदि मार्क्स है 94 नंबर ला करके, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे से ऊपर 30% और स्टूडेंट हैं। मेरा यदि 94 में 70 परसेंटाइल मार्क्स है, मतलब हमसे ऊपर 30% और स्टूडेंट हैं। ये परसेंटाइल का मतलब है। क्या कहता है सर परसेंटाइल? कि जितना हमारा आया उससे ऊपर माइनस कर लो 100 से। जैसे 70 परसेंटाइल आया है तो हमारे ऊपर जो है 30% और स्टूडेंट हैं। एक और निकाल लो परसेंटाइल, जैसे एक आया है इसका, सपोज दैट मैं इसका निकाल लेता हूं 74 का, ठीक है। एक सपोज दैट किसी का नंबर आया है 74, ठीक। और 74 को हमको निकालना है कि कितना परसेंटाइल इसका मार्क्स है। तो इसका अगर परसेंट की बात करूंगा तो इसका मार्क्स हो जाएगा 74%, क्योंकि 100 मार्क्स में एग्जाम हुआ है ना। अगर हम परसेंटाइल निकालेंगे तो कैसे होगा सर? एक हम और हमसे नीचे, एक हम हो गए और हमसे नीचे कितना है? एक है। एक और एक कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितना है? 10 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। एक से एक हमने 0 काट दिया, 10 दूना 20। ये इसका मार्क्स आया है 74 परसेंट में। अगर हम बात करें तो 74% है, बट यदि इसकी हम परसेंटाइल की बात करेंगे तो इसका मार्क्स है 20 परसेंटाइल ओनली। 20 परसेंटाइल का मतलब है कि जिसने 74 नंबर लाया है इन 10 स्टूडेंट में, उससे 80% और उसके ऊपर स्टूडेंट हैं। 74 नंबर लाने से नहीं हुआ, 74 नंबर तो हमने बहुत अच्छा ले आया, लेकिन हमसे ऑलरेडी 80% ऊपर स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारा 20 परसेंटाइल ही मार्क्स है।
हम 20 परसेंटाइल में, हमसे ऊपर 80 परसेंटाइल लोग हैं। परसेंटाइल इसी प्रकार से कैलकुलेट होता है और ये बेस्ट वे होता है रिजल्ट देने के लिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बेस्ट वे होता है रिजल्ट देने के लिए, जैसे आप लोगों को कंफ्यूजन इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बेस्ट वे होता है रिजल्ट देने के लिए, जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। हम लोग ग्रुप 5 का सपोजट एक एग्जांपल यदि हम ले, ठीक है, तो कट ऑफ कैसे रिलीज होता है सर, कैटेगरी वाइज रिलीज होता है। सपोज दैट यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी है, यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी है। मैं दो कैटेगरी के 10 लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज दैट 10 लोगों में अनरिजर्व कैटेगरी में एक का मार्क्स आया था 79, फिर आया था 75, देन आया था 73, देन आया था 73, सॉरी, देन आया था 73, देन आया था 73, उसके बाद आया था 69, उसके बाद आया था 69, 68, 67, 66, 66, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 ही रख लो, 10 ही रखो, जितने स्टूडेंट रहते हैं, मैं कैलकुलेशन के लिए सही बता रहा हूँ। ये था अनरिजर्व कैटेगरी में 10 लोगों ने एग्जाम दिया उसका, ठीक। अब मैं ओबीसी कैटेगरी का थोड़ा सा एक मार्क्स देख लेता हूँ। सपोज दैट ओबीसी कैटेगरी में मार्क्स आया था 82, 75, 75, 66, 66, 55, 54, 52, 51, 51, 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने मार्क्स आए। 10 स्टूडेंट के एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अब सपोज दैट इन दोनों कैटेगरी की सीट, ओबीसी कैटेगरी की सीट जो थी वो 4 सीट थे और अनरिजर्व कैटेगरी की सीट जो है वो 3 सीट है। तो सर हमें जो लेना होगा सीट, नंबर ऑफ सीट, वो तो 4 और 3 7 स्टूडेंट ही हम लेंगे ना, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम थोड़े ज्यादा ले लेते हैं। तो हो सकता है कि ओबीसी में हम कितने स्टूडेंट ले लेंगे, हम 6 स्टूडेंट ले लेंगे। क्यों ले लेंगे हम 6 स्टूडेंट, क्योंकि हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी का डॉक्यूमेंट गलत हुआ तो 2 स्टूडेंट उसमें छट जाएंगे। और इसमें हम ले लेंगे 5 स्टूडेंट, अगर ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो सीट से थोड़े ही ज्यादा, या तो दुगुना ले सकते हैं, कहीं तिगुना भी लिया जाता है, कहीं चौगुना भी लिया जाता है ना। तो अब हमें इसमें यदि कट ऑफ जारी करना है तो हम पहले नॉर्मलाइजेशन करेंगे। हमें स्टूडेंट कितने लेना है सर, हमें स्टूडेंट तो मात्र 6 ही लेना है ओबीसी में। तो हम पहले ओबीसी की नॉर्मलाइजेशन नहीं, ओबीसी की हम परसेंटाइल निकालेंगे, स्टूडेंट को लेने के लिए। यानी 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 स्टूडेंट को हमें सिलेक्शन लेना है। इसके नीचे के जो स्टूडेंट है उनको हमें सिलेक्शन नहीं लेना है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम कोटा ही 6 स्टूडेंट का है, ठीक ना। कितना कोटा है सर, मैक्सिमम 6 स्टूडेंट का है। तो 6 स्टूडेंट कहाँ आ रहा है, 55 नंबर पे आ रहा है। अब एग्जाम कितना नंबर का हुआ था सर, 100 नंबर का हुआ था। इस अकॉर्डिंग तो इसका परसेंटेज कितना है सर, 55% बना हुआ है। अब इसका परसेंटाइल जरा देख लेते हैं। एक ए हो गया और इसके नीचे 1 2, इसके नीचे 1 2 3 4 स्टूडेंट हुआ, एक 5 हुआ। 5 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितने एग्जाम दिए थे, 10, 10 इंटू 100 हम कर दिए, ठीक है, इंटू हम 100 कर दिए। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 परसेंटाइल हो गया। कितना हो गया, 15 परसेंटाइल, यानी ओबीसी की 50 परसेंटाइल, यानी ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो 15, ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो 50 परसेंटाइल जाएगी। क्यों 50 परसेंटाइल जाएगी, 50% से ऊपर जितने सारे भी स्टूडेंट हैं, 50 परसेंटाइल से ऊपर जितने सारे भी स्टूडेंट हैं, यानी 50 परसेंटाइल कहाँ आ गया हमारा, 55 नंबर पे, 66 66 75 75 82, इन सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, रिजल्ट में नंबर आएगा। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। अब सेम यहां पर सपोज ए ओबीसी की कैटेगरी हो गई, 50 परसेंटाइल पे कट ऑफ गया। अब अगर हम जनरल कैटेगरी में आते हैं, और जनरल कैटेगरी की सीट कितनी है सर, 3 है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमें 1 2 3 4 5 ही हमने लिया ना, 6 स्टूडेंट हम लेंगे, 6 लिया ना, हमें 6 लेना था। तो 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट हमने ले लिया। अब अनरिजर्व में हमें मैक्सिमम स्टूडेंट कितना लेना है, 5 लेना है। तो हम सबसे ए डेटा ना जो हमने आपने एग्जाम दिया है वो ग्रुप 5 ने सारा डेटा अपना अरेंज कर लिया स्क्यूज में, ठीक है। उसको जितना स्टूडेंट लेना था कैटेगरी वाइज उसने अपना देख लिया। वो डेटा अगर हमारे पास ओपन रहता तो मैं एक एक स्टूडेंट की कैटेगरी निकाल कर बता देता कितना परसेंटाइल पे कट ऑफ जाता है। उन्होंने एक सम टोटल डेटा दे दिया है कि हमारे पास एग्जाम जो था, उन्होंने डेटा तो दिया लेकिन जैसा हमें चाहिए वैसा डेटा नहीं दिया ना। उन्होंने एक टोटल डेटा दे दिया है, किधर गया, उन्होंने एक टोटल डेटा दिया हुआ है कि हमारे पास 1,24,000 फॉर्म फिल हुआ था, जिसमें से 89,000 जो एग्जाम दिए, 35,000 एग्जाम नहीं दिए। इस डेटा से टोटल नहीं निकलेगा परसेंटाइल, ठीक है।
अच्छा, थोड़ा सा परसेंटाइल पे बात भी कर लेते हैं पूरी। जैसे सपोज दैट अनरिजर्व हमें कितना सेट लेना था सर, 5 स्टूडेंट। एक ऊपर से देखेंगे सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वाला सिलेक्शन कोई भी लेगा ना। 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट यहाँ हो रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ 5 स्टूडेंट हो रहे हैं तो अनरिजर्व के कितनी परसेंटाइल पे कट ऑफ जाएगी सर, उसको जरा हम निकाल लेते हैं। कहाँ गया सर, यहाँ में कंप्लीट हुआ है 1 2 3 4 5 6/10, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 थे। पार्टिसिपेंट जितने रहेंगे उन पूरे टोटल पार्टिसिपेंट की हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ में 10 और 10 अलग अलग पार्टिसिपेंट नहीं है, दोनों मिला के 10 हो रहे हैं। अगर ओबीसी को मिला के 10 होते, जनरल के मिला करके 10 होते, तो टोटल हमारे नंबर 20 स्टूडेंट हो जाते टोटल। इस प्रकार से निकलता परसेंटाइल, है ना। तो हमारा कितना होगा, 6/10 हो गया इंटू 100, 1 0 से 1 0, 10 6 60। यानी जिस स्टूडेंट का मार्क्स 73 आया है उस स्टूडेंट का 60 परसेंटाइल मार्क्स है। कितना परसेंटाइल है सर, 60 परसेंटाइल मार्क्स है। तो अब जो जनरल की कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाता वो 60 परसेंटाइल जाता, जबकि ओबीसी की कितनी है सर, 50 परसेंटाइल है। अब जनरल की, सुनो बात से ध्यान से, जनरल की 60 परसेंटाइल 73 नंबर पे बना है और ओबीसी की 50 परसेंटाइल 55 नंबर पर ही बन गया है। तो ये नंबर आप लोगों को लग रहा होगा मेरा यार 65 नंबर है फिर भी मेरा 55 परसेंटाइल ही दिखा रहा है, उसका जो है 55 नंबर है और उसका 73 परसेंटाइल दिखा रहा है, क्यों बैरी आ रहा है, इसी के चलते आता है। आ रही बात समझ में। अब ये 60 परसेंटाइल से एबव जितने अब 60 परसेंटाइल का मतलब क्या शो कर रहा है कि जो 73 मार्क्स है इसके ऊपर 40% स्टूडेंट हैं, इसके ऊपर 40% स्टूडेंट है और उन्हीं 40% को सिलेक्शन लेना है। अब 60 परसेंटाइल के ऊपर जितने स्टूडेंट हैं, ए 73 वाले का भी सिलेक्शन होगा, ए 73 वाले का भी होगा, ए 73 वाले का भी होगा, 75 का होगा और 79 का होगा। 1 2 3 4 5 ही स्टूडेंट इनको लेना था। तो परसेंटाइल इस प्रकार से कैलकुलेट होता है और इसी प्रकार से कट ऑफ उनकी जारी की जाती है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस कैटेगरी वाइज जो है कितना लोवेस्ट मार्क्स तक गया है सिलेक्शन। जैसे अगर हम जो पीडीएफ इन्होंने रिलीज किया है उस पीडीएफ की यदि हम बात करें तो ये देखो पीडीएफ का आया था। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए एसएससी पोस्ट कोड नंबर 2 एसएससी कैटेगरी में, हालांकि ये तो डिसेबल्ड लोगों के लिए पीडब्ल्यूडी के है। एससी कैटेगरी में जो परसेंटाइल गया 84 परसेंटाइल पे, वीएच कैटेगरी में जो है गया 69 परसेंटाइल पे। अब ये मार्क्स कम भी होगा फिर भी परसेंटाइल हाई बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि उस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं इस पर डिपेंड करता है परसेंटाइल। आ रही बात समझ में। अब मैंने क्यों बोला कि ये बेस्ट वे है परसेंटाइल किसी भी सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि जो भी कट ऑफ जारी होता है सर वो परसेंट वाइज जारी होता है, सॉरी जो भी कट ऑफ जारी होता है वो कैटेगरी वाइज जारी होता है, ठीक है ना। तो उस कैटेगरी में जितना स्टूडेंट हैं उन्हीं स्टूडेंट को तो हमको उस कैटेगरी में सिलेक्शन लेना है, तो उस कैटेगरी वाइज ही हम परसेंटाइल जारी करते हैं, इसलिए बेस्ट वे है। नॉर्मलाइजेशन बेस्ट वे क्यों नहीं था सर, क्योंकि उसमें क्या होता था कि उस कैटेगरी में जिसके कम नंबर भी होते थे उनका भी सिलेक्शन हो जाता था और ज्यादा नंबर वालों का होता नहीं था। इसमें ऐसा कतई नहीं होता है। इसमें होता है कैटेगरी अगर डिफरेंट हो गया, जैसे मैं अभी एग्जांपल ही दे रहा था आपको कि अगर जनरल में है तो 73 नंबर से ही सिलेक्शन स्टार्ट हुआ है, ओबीसी में है तो 55 मार्क्स से ही सिलेक्शन स्टार्ट हो गया। लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ कि ओबीसी में किसी का 75 मार्क्स था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और 55 मार्क्स वाले का हो गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तभी होगा जब उसको कोई स्पेशल कैटेगरी लगा हुआ है, जैसे वो कोई पीडब्ल्यूडी है या हो सकता है वो संविदा पे काम कर रहा है या हो सकता है वो फीमेल कैटेगरी है, उसके अगर कोई एडिशनल मार्क्स मिलते तभी ऐसा हो सकता है। गॉट इट। दूसरी बात, आप जो कई सारे ऐसे आप में से बच्चे हैं जो सीना तान के अपने गांव में ताऊ चाचा मामा भतीजा सबको बता रहे हैं अब तो मेरा 99 परसेंटाइल आया, अब कितना मार्क्स आता तो सिलेक्शन होता। ये आप अपनी केवल मेंटल सेटिस्फैक्शन को ले रहे हो, ठीक है। 99 परसेंटाइल इसलिए आपका शो हो गया क्योंकि उस कैटेगरी में स्टूडेंट ही नहीं थे, स्टूडेंट कम थे। 99 परसेंटाइल जो है 54 नंबर पर भी 99 परसेंटाइल बन सकता है, 75 नंबर पर भी नहीं बन सकता है। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था, कहां गया, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था, यहाँ 74 मार्क्स पर जो है, यहाँ 74 मार्क्स पर 70 परसेंटाइल बना था और जबकि 70 परसेंटाइल बना था
और जबकि दूसरा एग्जाम्पल 94 यहाँ 94 नंबर पर जो था 70 परसेंटाइल बना था, जबकि 74 नंबर पर जो है 20 परसेंटाइल ही बना था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है ज्यादा नंबर पर भी कम परसेंटाइल बन सकता है, कम नंबर पर भी ज्यादा परसेंटाइल बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके नीचे कितने स्टूडेंट हैं और आपके कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं, है ना। और कैटेगरी वाइज ही कट ऑफ जारी होता है, तो इसमें मिसलीडिंग का चांस नहीं होता। बस प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा फील आउट हो रहा होगा कि सर हमारे कैटेगरी में किसी का 74 था, उसका हो गया हमारे और मेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको हो सकता है संविदा के एडिशनल मार्क्स मिले होंगे, फीमेल कैटेगरी हो सकता है, पीडब्ल्यूडी हो सकता है, ये कुछ एडिशनल रिमार्क्स उसमें होंगे, देन ही ये पॉसिबल है। अब जो आप सीना तान के बोले जा रहे हैं कि हमारा 99 परसेंटाइल है, 98 है, नहीं हुआ। 98 परसेंटाइल इसलिए है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे और आपके नंबर ऑलरेडी कम थे। नंबर अगर अच्छा रहता तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होता, केवल परसेंटाइल से नहीं सिलेक्शन होता। 98 से लेकर 99 परसेंटाइल के बीच में उसको 20 स्टूडेंट मिल गया होगा, आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, क्योंकि 20 स्टूडेंट आपसे 35 नंबर होगा, 20 स्टूडेंट का आपसे ऊपर 37 नंबर आ गया, मिल गया उनको सिलेक्शन। आ रही बात समझ में? तो कोशिश ये अब करनी है रिजल्ट की डिस्कशन इस बात पे नहीं कि मेरा परसेंटाइल इतना था अब सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत अच्छा लगता है कि मेरा 99 परसेंटाइल है, मेरा 100 परसेंटाइल है, मेरा 94 परसेंटाइल है, लेकिन नंबर आपके कितने हैं वो देखो, और आपके कैटेगरी में कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था ये देखो, तब आपका सिलेक्शन होगा। जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है तभी इंक्रीज होगा जब उस कैटेगरी में आप मार्क्स ज्यादा लाते हो। ठीक, खैर इस पर भी बात करेंगे। अब आपको दिमाग में एक कंफ्यूजन होगा कि सर हमने समझ लिया, आपने जो समझाया, हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन अभी भी राउंड हो रही है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यूआर कैटेगरी में सबसे लोवेस्ट मार्क्स कितना था जिसपे कि परसेंटाइल बनना स्टार्ट हुआ और सिलेक्शन हुआ, या ओबीसी कैटेगरी में सबसे लोवेस्ट मार्क्स पे कितना सिलेक्शन हुआ, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगले साल जो हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे हमको एटलीस्ट कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। इसका अभी रियल डेटा नहीं अवेलेबल है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सभी कैटेगरी के, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, है ना, चाहे एससी एसटी हो, चाहे एससी हो या एसटी हो या फीमेल हो, है ना, इन सभी के अभी अवेलेबल नहीं है डेटा। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मुझे डेटा मिलेगा भी नहीं, कोई एग्जाम ऐसे डेटा देता भी नहीं, मैं कोशिश ये कर सकता हूं कि जो मेरे पास स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुआ है, अब उनके डेटा धीरे धीरे अभी तो कलेक्ट करने में ही टाइम लग जाएगा, 10 दिन 15 दिन, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक तो एक दिन में बता नहीं पा रहे हैं, आप मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास 10 से 15 दिन का समय लेकर चलूंगा मैं, कि जो मेरे पास के जितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उन स्टूडेंट के बिहाफ पर मैं बता सकता हूँ कि ओबीसी में, हमारे ओबीसी कैटेगरी में सबसे लोवेस्ट मार्क्स पे हमारा कितना स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हुआ, अनरिजर्व में सबसे लोवेस्ट मार्क्स पे कौन स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ, ये मैं आपको डेटा बता सकता हूँ। और एक जब कलेक्ट हो जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि हाँ जी इतना लोवेस्ट गया था, इतना से स्टार्ट हुआ था यूआर में, इतना से स्टार्ट हुआ ओबीसी में। व्हाट्सएप पे बहुत कुछ सर्कुलेट होता है कि इसका ये डेटा, इसका डेटा, वो मान के चलो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर होने वाले डेटा पे बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, मेरा कोई अगर ऑफिशियल डेटा गवर्नमेंट से रिलीज होता है उस पर मैं बिलीव करता हूँ, या मैं खुद का जो अपने आंख से देखा हूँ, जो मेरे पास डेटा है उस पर मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, एक चीज और हमने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किया है सर? कि हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है सर, आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और रैंक प्लस ऑफिशियल सर्च करेंगे तो ये देखो फर्स्ट में रैंक प्लस ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। ये हमने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, इस पे आप कंप्यूटर या लैपटॉप में अपना बड़े स्क्रीन पे एक्सेस वगैरह देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। आज तक ये नहीं था डेटा, हम बच्चों के रखते नहीं थे, हमने कई हजारों स्टूडेंट को सिलेक्शन दिया लेकिन हमने किसी का डेटा नहीं रखा। लेकिन अब हमने इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है कि एटलीस्ट जो हमारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उनको हम एलुमिनाई कहते हैं, कॉलेज में भी हमारे पास भी वो एलुमिनाई ही रहेंगे, और दे आर रिस्पेक्टेड एलुमिनाई, क्योंकि हमारे पास मेहनत किया, उन्होंने सिलेक्ट हुए, वो हमें भी प्राउड फील करवाया, अपने पेरेंट्स को खुद को भी प्राउड फील करवाया। तो उनको हम डेटा जो है, उनके डेटा हम लोग जो है इस अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, और इस वेबसाइट पर आप जो है जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं वो ओपनली देख सकते हैं। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक सेक्शन है व्हाट डू आवर सिलेक्टेड स्टूडेंट से, यहाँ पर उनके डेटा अपलोड होंगे। जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, किस एग्जाम में सिलेक्ट हुआ, कब एग्जाम में सिलेक्ट हुआ है, वो हमारे बारे में कुछ स्पेशल कहना चाहते हैं क्या, इससे भी आपको यहाँ पर, जैसे अभी हमने ग्रुप 5 पे स्टार्ट हुआ रिसेंटली, तो अभी सारे डेटा तो आए भी नहीं है, यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो इनके और भी डेटा अपलोड निकलेंगे आपको,
सबके अभी धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारी टीम कलेक्ट कर रही है उनको। इससे फायदा ये होगा, पहले कि हमें जो बच्चे पूछते हैं कि आपने क्या सिलेक्शन दिया है सर, तो वो सिलेक्शन आप ओपनली यहाँ देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से बच्चे किस एग्जाम में सिलेक्ट हुए। दूसरा फायदा ये होगा कि यदि आप में से कोई भी जूनियर आगे पढ़ने के लिए आता है और उनको लगता है कि मैं ग्रुप 5 में एग्जाम दे रहा था, जैसे एक दीपशिखा बच्ची है हमारे पास, शायद अभी अपलोड नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो अंडर 10 में स्कोर की है, 7th रैंक है उसका। पेपर कोड सी था दीपशिखा का, टॉप 10 स्टूडेंट की अगर हम बात करें, पेपर कोड सी है। इसमें एक बच्ची है हमारी दीपशिखा सोनी, 99 परसेंटाइल ओबीसी कैटेगरी से लाई। ऐसे और भी कैटेगरी वाइज हमारे पास बच्चे हैं जो रैंक 3rd, इसने रैंक 7th की है, जो रैंक 3rd है, रैंक 4 है, कैटेगरी वाइज एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, यूआर कैटेगरी, उनके भी फिर डेटा हम लोग सब निकालेंगे धीरे धीरे, अभी तो अब डेटा आ ही रहे हैं। तो पता ये चलेगा कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स टॉप रैंकर्स होते हैं ना, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जूनियर्स को समझा सकें कि सर हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनको इनॉग्रेट कर पाए। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो जूनियर्स आएंगे और उनमें से ऐसा यदि फिल आउट होता है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि सर मुझे जरूरत है, ये मेरे सीनियर हैं सर, मैं इनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे एक बार सर कम्युनिकेट करवा दीजिए, उनसे गाइडलाइन करवा दीजिए। तो एलुमनाई का काम ही होता है अपने जूनियर्स को गाइड करना। भाई आप सिलेक्ट हो गए तो आप नहीं चाहोगे कि आपके नीचे वाले सिलेक्ट हों। देखो मैं तो सबको पढ़ा ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ, आपने उस जगह पे पहुंचा, आपने उस जगह पे पहुंचा तो आपको बेटर पता है कि उस जगह पे पहुंचे क्या फील हो रहा है और क्या बच्चे को अपने आप जूनियर को बता सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे इनमें से बेस्ट एलुमिनाई जो निकलेंगे या आप लोगों को जो रिक्वेस्ट आएगा उस पर हम आप लोगों को उनसे गाइड भी करवाएंगे, ताकि आगे फर्दर और भी हमारे बच्चे बेटर कर पाए। भाई हम सबका ये फर्ज है कि हम जो सीनियर निकल गए हम अपने जूनियर को गाइड करें और अपने जगह पर उनकी हाथ खींच कर ले आए। पैर पकड़ के खींचने की किसी को आवश्यकता नहीं है, एक तबीयत से हम उनको अपना हाथ देकर के ऊपर खींचने की आवश्यकता है, और हम सभी मिलकर काम करेंगे, हम भी करेंगे और जो सिलेक्ट हो गए वो भी करेंगे, सब मिलकर करेंगे, है ना। खैर जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, जो अभी तक डेटा नहीं है मैं व्हाट्सएप पे सेंड किया हूँ, अपना व्हाट्सएप पे हमारे व्हाट्सएप 8235067777 पे जरूर सेंड कर दें कि हाँ सर ये मेरी सिलेक्शन हुई, ताकि वहां आपकी फोटो और आपकी डेटा लग जाएगी। ठीक है, फिर हम आपको बाद में अपने जूनियर्स को गाइड करने के लिए भी, फोर्स नहीं है कि आप गाइड ही कर दो, एकदम आ जाओ सर आप सिलेक्ट हो गए हमको बड़ी खुशी हुई, हमारा एक ही मकसद था कि आप सिलेक्ट हो जाओ। लेकिन आप में से कोई अगर चाहेंगे तो जरूर गाइड करना चाहेंगे, होंगे आप में से कई, वो जरूर गाइड कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आई एम इनफ फॉर दिस ऑल थिंग। लेकिन बस है ना, एक अपना कम्युनिटी क्रिएट होगी। आप आईआईटी एनआईटी ये सब में जाओ, उनकी एलुमनाई नेटवर्क होता है, जो आज से 25 साल पहले पढ़ के निकल गया ना, वो भी अपने जूनियर को आकर के गाइड कर रहा है, और उससे उनको इतना बंच नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं। इसमें फायदा सबसे ज्यादा जो है हमारे जूनियर्स को होता है, क्योंकि हम उनको सही वे में गाइड कर पाते हैं, है ना। ये हम लोग, इसका भी रिजल्ट इंपैक्ट नहीं समझ में आएगा, अगले 5 सालों में जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये तो था बात सर अब तक जो सिलेक्ट हो गए, जो रिजल्ट था उस पे। ऑलराइट, अब हम थोड़ी एक बात करना चाहेंगे, जो सिलेक्ट नहीं हुए, जो सिलेक्शन जिनको नहीं हो पाया उनको अब क्या करना चाहिए, जिनको सिलेक्शन नहीं हो पाया उनको फर्दर क्या करना चाहिए, या जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं अभी उनको क्या स्टार्ट करना चाहिए, इनको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। सबसे पहला नंबर कंफ्यूजन है कि क्या सर वैकेंसी आएगी या नहीं, बस यही तो सबसे बड़ा ही गोलमाल है सर हमारे लाइफ की। मैं अपने डेटा में जितने देख पा, ऐसा मैंने कतई नहीं कह रहा हूं यहाँ खड़ा होकर कि मेरे पास जितने स्टूडेंट थे 100% मैंने सिलेक्शन दे दिया। सर मैं अब भी कह रहा हूं यहाँ खड़ा होकर, मैं सिलेक्शन किसी को नहीं दे सकता। मैं केवल वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता हूं जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं केवल वो कंटेंट आपको पढ़ा सकता हूं, टीचर कभी सिलेक्शन नहीं दे सकता। टीचर केवल वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, टीचर हमेशा वो कंटेंट आपको दे सकता है, टीचर हमेशा वो एक बेस्ट गाइडेंस दे सकता है जो आप खुद से नहीं कर सकते। सिलेक्शन कौन लेता है सर, स्टूडेंट लेता है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, जो आपने सिलेक्शन लिया ना उसमें मेरी 50% या 40% ही मेहनत है, 60% 70% आपकी मेहनत है। आप मेहनत करके छीनते हो नौकरी को, नौकरी इतनी आसान नहीं होती है, यानी सारे इफर्ट आप पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है।
तो मैं ये समझा रहा था कि जो हमारे पास स्टूडेंट ज्वाइन हुए उनमें से कई सारे स्टूडेंट अनसक्सेस भी हुए, सिलेक्शन नहीं भी हुआ, 2 नंबर को लेकर रहे, 4 नंबर को लेकर, 5 नंबर को लेकर, 10 नंबर को लेकर रह तो गए। तो क्यों रह गए, इस पे सबसे बड़ा डेटा है, इस पे सबसे बड़ा एनालिसिस है। मैं जो एनालिसिस कर रहा था उनमें से सबसे बड़ा जो रीजन होता है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लास ज्वाइन ही करते हैं जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है, और वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाने के बाद कितना मंथ पढ़ने के लिए आपको समय मिलता है सर? 5 मंथ या 8 मंथ या 9 मंथ, 6 मंथ, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता है। मैं बात बताऊं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे मैं बात कर रहा हूं, जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए या जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं जिनको तैयारी करनी है, सबसे पहला ये उम्मीद, ये एक्सपेक्टेशन, अनएक्सपेक्टेड रूल कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, इसको छोड़ दो। पूरी दुनिया एक्सपेक्टेशन पे काम करी, वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। अब कब आएगी ये डेट पूछ देना एसेंशियल नहीं है, क्योंकि वैकेंसी 8 महीने में भी आ सकती है, 9 महीने में भी आ सकती है, साल भर में भी आ सकती है, 6 महीने में भी आ सकती है, लेकिन हम उम्मीद मान के चलते हैं कि नवंबर दिसंबर तक तो नोटिफिकेशन आती है। मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे सबसे फर्स्ट में बात करना चाहूंगा। किसी भी एग्जाम को यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हो, नॉट ओनली ग्रुप 5 एमपी, चाहे ग्रुप 5 की हो, चाहे एम्स सीआरई की हो, चाहे बीटीएससी की अभी जो वैकेंसी आई थी, जेपीएससी की आती हो, एनएचएम की आती हो, DSSS की आती हो, मैं ऐसे एग्जाम्स के नाम नहीं ले पा रहा हूं जितने एग्जाम्स होते हैं, उनमें से आप किसी भी लैब टेक्नीशियन या लैब से संबंधित एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उसके 3 बेसिक रूल आपको याद रखना है। यानी अब जो स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जो नए स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए, सबसे फर्स्ट वन जो है सर वो टाइम। क्या चीज सर? टाइम। सर सिलेक्शन लेने के लिए आपको टाइम तो देना होगा। अभी मैं एक दीपशिखा बच्चे की बात कर रहा था ना, एक दो और बच्चों को बात करूंगा, आगे की क्लास आएंगे ना उनमें जैसे डेटा आ जाएगा, मैं 4-5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉपर रैंक में आए हैं, उनकी बात करूंगा। सर इन्होंने ना अपनी स्टडी को 2-2 साल 3-3 साल लगातार समय दिया है। ये इंस्टीट्यूट में थे तब से ही हमारे क्लास ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, और आज जो है सक्सेस हुए। कहने का तात्पर्य है आप तैयारी कर रहे हो सर, सिलेक्शन निकल, मैगी नहीं बना रहे हो, मैगी नहीं बना रहे हो, सिलेक्शन लेना है। मैगी 2 मिनट में बन जाता है, सरकारी नौकरी 2 मिनट में नहीं मिलती है ना? तो तैयारी कर रहे हो तो टाइम तो लगेगा। हमें जो है सिलेक्शन लेना है तो टाइम तो देना होगा सर, और ये टाइम 2 से लेके 5 साल का ड्यूरेशन आप मान कर सकते हो, तो 2 to 5 इयर्स होता है। कतई ऐसा नहीं है कि हम आज ज्वाइन किए कल हो गया, 6 महीने वैकेंसी है कि सिलेक्शन हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन 2 से 5 साल आपको मिनिमम टाइम लगेगा तैयारी करने में, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी इंस्टीट्यूट में तो। और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है सर, मेरे 2 महीने बाद एग्जाम है, कोई ऐसा बताओ कि मैं 2 महीने में पढ़ लूं। कई सारे बच्चों को मैसेज आते हैं, ऐसा नहीं होता, मैगी बनाने जैसा इतना आसान नहीं होता नौकरी लेना। तो पहले मान के चलो कि आपको टाइम देना होगा प्रिपरेशन को। पहला रूल कि जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन या जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, आज से हमें तैयारी स्टार्ट करना है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम देकर। क्या देना है सर? टाइम देना है आपको अपनी प्रिपरेशन को। सेकेंड वन थिंग आता है डिसिप्लिन। सेकेंड वन फैक्टर जो आता है वो आता है डिसिप्लिन। जब आपके अंदर का डिसिप्लिन निकलेगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे लाइफ में, एक छोटा एग्जांपल, जो जिम जा रहा है ना, जिसकी बहुत अच्छी बॉडी है, बाइसेप्स भी, 6 पैक भी, एब्स भी, थाई, सारे बॉडी उसकी बहुत शेप में बहुत अच्छी बनी हुई है, उससे जाकर के पूछो एक बार। देखो एक सेम जिम में, मतलब जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिम का कोई सेटअप तैयार करता है ना, उसी जिम में एक बहुत अच्छा बॉडी वाला भी होगा, उसी जिम में है जिसकी बॉडी ही नहीं बन रही है 2 साल से, और उसी के जिम में जो है किसी ने छोड़ के चला भी गया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेम है, बाइसेप्स मारने वाले भी सेम ही है, सारे पुलअप, कुछ भी मशीन जो है सबके लिए सेम है। किसी ने बहुत अच्छी बॉडी बना ली, किसी के बन ही नहीं रही, कोई छोड़ के भाग गया। क्यों हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर सेम होने के बावजूद भी, क्योंकि जिसने बहुत अच्छी बॉडी बनाई ना, उसने बहुत अच्छे डिसिप्लिन मेंटेन करी अपनी लाइफ में। उसने खाना डाइट को बहुत कंट्रोल किया, उसने अपनी नींद को अच्छा कंट्रोल किया, उसने पानी, डाइट में फूड और वाटर दोनों आ गए, लिक्विड दोनों आ गए। उसने एकदम डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी के साथ पर डे एक्सरसाइज करी। जो जो रूल था
बॉडी बनाने की, उसने एक डिसिप्लिन में फॉलो करी, उसके 2 साल में बॉडी बन गई। जिसने नहीं फॉलो किया नहीं बना। सर पढ़ाई में भी वही चीज है, जब तक डिसिप्लिन अपने अंदर की नहीं निकालोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और डिसिप्लिन का मतलब है कि जो जो पैटर्न होते हैं पढ़ाई के, जो मैं बताने वाला हूं अभी थोड़ी देर में, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन फॉलो करोगे, आई डेफिनेटली टेलिंग यू दैट यू विल बी सिलेक्ट एट वन डे। मैं पक्का बता रहा हूं कि आप सिलेक्ट होगे। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है डिसिप्लिन का। अब थर्ड वन जो रोल आता है, 2 चीजों को आपने समझ लिया कि पहले आपको तो टाइम लगेगा। हरास नहीं हो जाने की। 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, चंदन सर का 5,000 का कोर्स भी 6,000 का ज्वाइन कर लिया, साला सिलेक्शन भी नहीं हुआ, पैसा बर्बाद हो गया। समस्या यहां आ रही है। तो टाइम लगेगा, टाइम देना होगा आपको। दूसरा, डिसिप्लिन मेंटेन करनी होगी। कैसे मेंटेन करनी है? क्वेश्चन थर्ड वन आता है, हाउ टू डू। अब करनी कैसे है? अभी तक सर आपने बताया नहीं कि तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है। तैयारी स्टार्ट करने में आपको 4 रूल्स याद रखने हैं। देयर आर 4 रूल्स आपको याद रखने हैं। कितने दिनों के लिए याद रखनी है सर? कितने दिनों के लिए याद रखनी है सर? 2 से 5 सालों तक के लिए ये रूल्स याद रखनी है। 4 रूल्स में क्या होता है? सबसे फर्स्ट वन है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहला रूल क्या पढ़ना है, उसके लिए थोड़ा मोटी मोटी बात है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करना। मोटी मोटी मतलब महीन बात कहो, बड़ी बड़ी बात है। सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या पढ़ना है, उसके लिए आपको सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस से ही पता चलेगा कि क्या पढ़ना है। यदि ग्रुप 5 एग्जाम का सिलेबस देखें तो आप प्रिंट करवा लो। जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो उसका सिलेबस प्रिंट करवा लो। ऐसे लाइफ फाउंडेशन बैच 2.0 3.0 बैच हमारे पास कंपटीशन के लिए अवेलेबल है, उसका भी सिलेबस डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो। उसका सिलेबस रैंक प्लस ऐप पर भी और वेबसाइट पर भी डेमो सेक्शन में भी है अवेलेबल, वहां से डाउनलोड हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। आपको क्या करना है सर? कितना पढ़ना है, कितना सॉरी इट्स माय अपोलॉजी। क्या पढ़ना है उसके लिए हमें क्या करना है? सिलेबस प्रिंट करवाना है। भाई हमें पता रहेगा तब ना कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। सिलेबस में मेंशन है कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। हमारे रैंक प्लस का भी सिलेबस अवेलेबल है। अब हमें समझ में आ गया कि सिलेबस में बहुत सारे, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, हेमाटोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया। दूसरा है नॉन टेक्निकल सिलेबस। 2 तरीके का होता है, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल। टेक्निकल में आपको सारे BMLT एंड DMLT के टॉपिक्स मेंशन होंगे। नॉन टेक्निकल में आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इनसे के टॉपिक मेंशन होंगे। टॉपिक सिलेबस दोनों का PDF अवेलेबल है हमारे पास। तो अब हमें पता चल गया पढ़ना क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने एक टॉपिक देखा हेमाटोलॉजी में। हेमाटोलॉजी में एक टॉपिक लिखा हुआ है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन जो है 2 पेज में भी पढ़ा जा सकता है, हेमोग्लोबिन जो है 4 लेक्चर में भी पढ़ा जा सकता है, या हेमोग्लोबिन पे एक बुक भी लिखा जा सकता है। तो दूसरा सवाल आता है कितना पढ़ना है। दूसरा सवाल आता है कितना पढ़ना है। कितना पढ़ने के लिए 2 फॉर्मूला है। एक तो कि मुझे पता है कि आपको पढ़ाना कितना है, यानी क्वेश्चन आते कितने से हैं। तो इसका सिंपल सा रूल है कि आप हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन किए हुए हैं तो लेक्चर में मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना आपको पढ़ना है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। दूसरा इसका सिंपल फॉर्मूला है कि जो उस एग्जाम के PYQs हैं, PYQs का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पहले पूछे गए हैं उनको आप इकट्ठा करो। ऐसे हमारे यहाँ दोनों बैच में आपको PYQs प्रोवाइड कराए जाते हैं सभी एग्जाम्स के, जितने के अवेलेबल हो सकते हैं। PYQs प्रिंट करवा के हम देखेंगे कि हेमोग्लोबिन से यदि क्वेश्चन पूछा है तो कितना पूछा है, किस लेवल तक डीपली पूछा है। तो PYQ से हम समझ सकते हैं किस लेवल तक हमें पढ़ाई करनी है। अब ये समझ में आ गया कि पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। थर्ड वन सब क्वेश्चन आता है कि कैसे पढ़ना है। तो जो ये तरीका आप अपने से भी अपना सकते हो, कैसे पढ़ना है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन कैसे पढ़ना है उसमें मैं अपना सिचुएशन थोड़ा आपको गाइड करना चाहूंगा। कैसे पढ़ना में जो हम पढ़ाते हैं आपको सर, जो मैं चंदन सर पर्सनली आपको पढ़ाता हूं, उसमें मैं आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाता हूं। कैसे पढ़ाता हूं? वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाता हूं। ये वीडियो लेक्चर्स आपको लाइव क्लासेस के थ्रू भी मिलते हैं, जो कि अभी थोड़े दिन से बंद है क्योंकि कुछ सेटअप वगैरह हो रहा है नया। जैसे कंप्लीट होगा आपको लाइव क्लासेस आपको स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आपको जब लाइव क्लासेस फिनिश हो जाता है किसी भी टॉपिक के, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल टॉपिक के लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डेड क्लासेस। दूसरा जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस में देता हूँ। कोई बच्चा सपोज दैट अगर लाइव क्लासेस में नहीं ज्वाइन होता है तो उसको बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस वहां अपलोडेड मिल जाता है। तो आपको एटलीस्ट मेरा वीडियो लेक्चर्स देखना है और उनसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है।
क्या करना है सर, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या बनानी है सर, शॉर्ट नोट्स बनानी है। थर्ड वन, हम पीडीएफ नोट्स देते हैं, उस पीडीएफ नोट्स को प्रिंट करवानी है और प्रिंट करवा के उस जो आपने नोट्स बनाया है और जो पीडीएफ नोट्स हमने देखना दिया हुआ है उसको पढ़ो। उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे पीडीएफ नोट्स में मेंशन होती है उसको भी अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो। ये हुआ पढ़ने का तरीका। अब हमने केवल अभी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, पीडीएफ नोट्स के थ्रू अभी प्रिपरेशन करा है टॉपिक की, ठीक है। अब जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, सुनो ध्यान से, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ो मत, रिवीजन करो। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। आप ये मैं टारगेट शॉर्ट पीरियड के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। शॉर्ट पीरियड का स्ट्रेटेजी अलग होता है, मैं 2 से 5 साल का स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं। क्या करना है सर, रिवीजन में आप 1 महीना पढ़ते हो ना सर, डिसिप्लिन आपको हमेशा मेंटेन रखना है। टाइम डिसिप्लिन, तब हाउ पे हम काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन आपको हमेशा मेंटेन रखना होगा। पूरा महीना पढ़ना होगा। 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। इनमें 25 डेज जो है आप पढ़ने के लिए रखो। पढ़ने में जो है आप सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ सकते हो या पर डे, जैसे हम पहले से जो है हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे, फिर हम हेमेटोलॉजी पढ़ेंगे, हम फिर बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक। क्योंकि आपकी टारगेट लंबा ड्यूरेशन तक है ना। या आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि 7 दिन का शेड्यूल बनाओ, 1 दिन में 2 सब्जेक्ट रखो। 2 सब्जेक्ट रखोगे तो 7 दिन में सारे सब्जेक्ट 14 सब्जेक्ट 13-14 होते हैं, आपको रिवाइज होते सब सारे के सारे एक साथ भी पढ़े जा सकते हो। दोनों पैटर्न फॉलो कर सकते हो, पहले ये कंप्लीट कर लो फिर दूसरा, या नहीं तो सारे के साथ में भी पढ़ सकते हो। 1 दिन में 2 सब्जेक्ट, 7 दिन में 7 दूना 14 सब्जेक्ट तो हम पढ़ ही लेंगे, है ना। आपको जो दोनों में से जो बेस्ट लगे वो प्रिफर करो। शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए हम पढ़ रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। 30 दिन तक जो है आपको पढ़ना है इस तरीके से, ठीक। पढ़ लिया आपने, 1 से लेके 25 डेज जो है आपको स्टडी करनी है सर। 30 डेज में क्या करना है, पढ़ना है। 1 से लेके 25 तारीख तक आपने पढ़ा और 5 तारीख से लेके 25 से लेकर के 30 तारीख तक, 25 से लेकर 30 तारीख तक जो है आपको रिवीजन करना है। जितने में अभी तक आपने पढ़ा है उन सबको लास्ट के 5 दिन रिवीजन का रखो, उनको लास्ट में रिवीजन का रखो। और महीने के लास्ट में हम लोग ऑनलाइन टेस्ट आपको लेते हैं। क्या लेते हैं सर, ऑनलाइन हम लोग टेस्ट लेते हैं। हालांकि मंथ में 2 टेस्ट कंपलसरी है, जो आगे आगे बढ़ भी सकता है अगर होगा तो। वो जो दोनों टेस्ट है, कोई जरूरी नहीं कि 15 दिन पर अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए तो महीने के लास्ट में भी दे सकते हो, कभी भी दे सकते हो। हमारा मकसद ये रहता है कि टेस्ट आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार करोगे। तो हम क्या कह रहे हैं आपको कि 25 से 30 दिन में जो आपने 5 दिन में रिवाइज किया लास्ट में, अब आप जो है उससे रिगार्डिंग जो टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास, वो टेस्ट दो। टेस्ट देने से आपको, हमारे पास बच्चे इतने इनरोल्ड है, उनमें से 100, 150, 200, 300 बच्चे मात्र टेस्ट देते हैं। अरे क्या है फायदा यार आपको क्लास ज्वाइन करने के बाद। क्लास ज्वाइन करके नहीं पढ़ रहे हो मेरे बताए अनुसार तो कोई फायदा नहीं, कहीं और ज्वाइन कर लो। मैं एकदम बेशक बोलता हूँ, मुझे पढ़ने और मैं पढ़ाने वाला हूँ, मुझे पढ़ने वाला स्टूडेंट पसंद है। लास्ट के आपको टेस्ट देना है। फिर अब हो गया हमारा, टेस्ट देने से पता क्या चलेगा कि हमने जो पढ़ा वो वाकई में हमारे दिमाग में गया या ऊपर से चला गया। नहीं गया तो अब फिर 1 तारीख से हम जो है फिर से 1 से 25 तक पढ़ेंगे नए टॉपिक्स। और पढ़ने के बाद फिर 25 से 30 रिवाइज करना है। उस रिवाइज में जितने भी लास्ट वाले हैं जो हमने पहले वाले में पढ़ा था और दूसरे वाले महीने में, सारे को रिवाइज करना है उन 5 दिनों में। अब बोलोगे ऐसे धीरे धीरे तो बहुत ज्यादा टॉपिक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा टॉपिक हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा समय भी देना होगा। एक दिन के कम से कम 10 से 12 घंटे एटलीस्ट पढ़ना होगा। सिलेक्शन बहुत इजीली नहीं होता है, जब तक ये आप पछवाड़े को टिकाओगे नहीं कुर्सी और टेबल पर ना, तब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा। फिर 8,000 में धक्के खाते रहो प्राइवेट में, कोई मना थोड़ी किया है। पढ़ना और मेहनत तो इस तरीके से करना होगा। 2 चीजें आपको पता हो गई, क्या पढ़ना, कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना, क्लियर हो गया। सिर्फ पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना हो गया, ये भी क्लियर हो गया। और कैसे रिवीजन करना है ये भी क्लियर हो गया। थर्ड वन है दूसरों से तुलना। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद द अदर। अपने आप को दूसरे से कंपेयर तो करना ही नहीं है। हमारे गांव देहात में सबसे ज्यादा, अरे उसका लौंडा जो था वो ये कर लिया, उसकी लड़की जो थी ये पढ़ ली। क्या फायदा यार, हमारा मेंटल सिचुएशन कुछ और है। हमारा टारगेट फिक्स्ड है, हमारा गोल फिक्स्ड है कि हमको 2026 में यदि एग्जाम हुआ ग्रुप 5 का जब, तो हमको उसको फोड़ के रहना है। तो खाली कहने से तो होगा नहीं, करना होगा। तो आपको क्या कंपेयर करने से कि कोई यूपी आईएएस बन जाए, हमको क्या मतलब, हमारा तो टारगेट अलग है। कंपेयर कभी नहीं करनी। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप सबसे ज्यादा करते हो वो नहीं करना है। क्या आप सबसे ज्यादा करते हो और जो नहीं करना है वो है हर जगह से पीडीएफ बटोरना बंद करो।
जो आप सबसे ज़्यादा करते हो। यहाँ से भी पीडीएफ बटोर लिया, वहाँ से एमसीक्यूज पीडीएफ डाउनलोड कर ली, वहाँ से कर ली, यहाँ से कर ली, उस प्लेटफॉर्म से कर ली, गूगल से कर ली, बंद कर दो। वो आपको सबसे ज़्यादा बाधा क्रिएट करता है सिलेक्शन में, क्योंकि 10 पीडीएफ बटोरोगे, 10 नॉर्मल रेंज का एग्जाम्पल ले लो, 10 में से 10 प्रकार के नॉर्मल रेंज होंगे, एक भी याद नहीं होगा और एग्जाम में उसी को गलत करके आओगे। किसी एक पे बिलीव जनरेट करो। रैंक प्लस पे करते हो तो रैंक प्लस पे करो, किसी और पे करते हो तो किसी और पे करो, या अपने पे करते हो तो सेल्फ पे करो। अगर हम पे करते हो तो न्यौछावर हो जाओ, हम इतने कंटेंट आपको दे देंगे, पढ़ तो लो, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। लेकिन ये बटोरने वाली टेंडेंसी में रहोगे ना, अरे उनका भी ज्वाइन कर लेते हैं, उनका भी कर लेते हैं, फेल हो जाओगे, और यही सबसे बड़ा अनसक्सेस का मैटर है। क्या करना है आपको सर? पीडीएफ बटोरना बंद करना है, एक जगह को हमें फॉलो करना है। कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी क्वेरीज रहता है, पूछ लो उसी जगह पे, हमारे पास ज्वाइन के हमसे पूछो ना यार, व्हाट्सएप पे पूछो कि हमें इसमें कंफ्यूजन हो रही है, कैसे हो रहा है। थ्योरी और ऑनलाइन टेस्ट आपको साथ में रखना है। जब हमारा कोर्स कंप्लीट होने पर होगा, लगभग 60% कंप्लीट हो जाता है, तब हमें आना चाहिए एमसीक्यूज वीडियो की प्रैक्टिस में। तब हमें एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स देखना स्टार्ट करना चाहिए, एमसीक्यूज की पीडीएफ सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। जब हम कोर्स 60% कंप्लीट कर चुके हों लगभग, तब आपको एमसीक्यूज में आनी चाहिए। जहां एमसीक्यूज में फंसने के बाद हमें समझ में नहीं आता, फिर उस एमसीक्यूज के टॉपिक से रिलेटेड फिर हम वीडियो लेक्चर सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से यदि आप पढ़ाई करते हो, मेरी सजेशन आपका पर्सनली यही है कि आपको इस प्रकार से पढ़ना है और ये रूल फॉलो करके पढ़ना है। ये तीनों चीज़ों आपको हमेशा मेंटेन रखनी है विद इन दिस, ये तीनों चीज़ें आपको हमेशा मेंटेन रखनी है विद इन दिस टाइम पीरियड। सिलेक्शन मेरी मान के चलो डेफिनेटली होगी। और मैं तो आपको इन्हीं बातों के साथ इस लेक्चर को फिनिश करना चाहूंगा कि एक टीचर अपने एक्सपीरियंस पे जितना बन पाता है आपको समझाने की कोशिश करिए, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। आप तैयारी स्टार्ट करो, हमारा उसमें भरपूर योगदान रहेगा। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।